साथियों, अब हम सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इसके बारे में बात करेंगे। जो 9 पुराने कानून हैं उनको खत्म करके ये नई संहिता बनाई गई थी। पहला कानून खत्म होगा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, दूसरा खत्म होगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, तीसरा खत्म होगा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, चौथा खत्म होगा रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959, पांचवा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, छठवां ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972, सातवां सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड अधिनियम 1981, आठवां खत्म होगा भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण सेस एक्ट 1996, नवा खत्म होगा असंगठित मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। तो साथियों, ये जो 9 पुराने कानून हैं ये कानून खत्म करके इस सामाजिक सुरक्षा संहिता को बनाया गया। और ये जो कोड बनाया गया, इस कोड के अंदर ना तो किसी सुविधाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाया गया, ना उसका कोई विस्तार किया गया, ना ही उसके कवरेज को बढ़ाया गया, कुछ नहीं किया गया। तो फिर ये संहिता बनाई क्यों है? और इसमें सरकार का तर्क ये है कि जो 9 कानून है इनको तर्कसंगत बनाने के लिए हम ये संहिता बना रहे हैं। ये साथियों एकदम बिल्कुल झूठ है और श्रमिकों के साथ ये धोखाधड़ी है। और ये जो अधिनियम बनाए गए, इस अधिनियमों के माध्यम से जो श्रमिकों को लाभ प्राप्त थे उनको कमजोर किया गया, बढ़ाया नहीं गया, उनको कमजोर किया गया। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो योजना ये निरस्त कर दी गई, अब नई योजना बनेगी तो जो योजना बनेगी वो केवल 1 साल के लिए होंगी। और इसके आगे क्या होगा कि जो अधिकार प्राप्त सरकारें हैं ये तय करेंगी कि ये योजना किस तरीके की होंगी, आगे इसका स्वरूप रूप आगे बनाएंगे। इसको अभी इस कानून के साथ खुलासा नहीं कर रहे। सबसे पहले हम जो भविष्य निधि योजना है, पीएफ जो फंड का योजना है, उसमें सरकार का नियत क्या है, इस कोड के माध्यम से इसको हम समझते हैं। न्यासी बोर्ड जो था उसने सिफारिश की थी सरकार को कवरेज को लेकर के। उनका मानना था कि अभी 20 जो कर्मचारी वाला कारखाना है उसमें पीएफ काटने की, पीएफ जमा करने की बाध्यता है, इसको घटा करके 10 कर देना चाहिए। तो सरकार ने सिफारिश को नहीं माना। पहला बात ये ध्यान रखना है, अभी कटौती है कि 12% कर्मचारी का कटता है, 12% एम्प्लॉयर मिलाता है, नियोक्ता मिलाता है। तो ये सरकार का समझ ये है कि जो नियोक्ता जो पैसा देता है उसको धीरे धीरे करके खत्म करना है। अभी कोरोना काल में भी इन्होंने पीएफ की दर को कम किया, यानी जो नियोक्ता का 12% था उसको 10% कर दिया। इससे सरकार की मंशा समझ में आती है। और सरकार का ये लक्ष्य है, बीच में जो चर्चा भी हुई थी कि सरकार पूरे वेतन पे पीएफ कटवाना चाहती है और जो नियोक्ता का जो अंशदान है उसको खत्म करना चाहती है, मगर अभी उसको कर नहीं पाए। इसके लिए उन्होंने इस कोड की धारा 16(1) के अंदर ये प्रावधान डाला कि सरकार जो नियोक्ता का जो कटौती है उसको कभी भी कम कर सकती है। इसका अधिकार सरकार ने इस कोड के माध्यम से अपने पास सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ में इस संहिता की धारा 15(1) में इस कोड में कहा गया है कि जो सरकार है, सरकार को यह अधिकार होगा कि वो कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारियों की जो जमा राशि है उससे जुड़ी बीमा योजना, इन सारी योजनाओं को बनाने का और संशोधन करने का अधिकार इस संहिता के माध्यम से सरकार ने ले लिया है। जबकि पहले, इसके पहले यह था कि जो न्यासी बोर्ड है जिसमें यूनियन के प्रतिनिधि हैं, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये न्यासी बोर्ड तय करता था। अब न्यासी बोर्ड की जगह सरकार ने अपना इसका अधिकार ले लिया कि ये सरकार करेगी, क्योंकि सरकार को पूंजीपतियों के पक्ष के लिए
उनका खर्चा कम करने के लिए इन सारी योजनाओं को संशोधित करना है। ये सरकार का लक्ष्य है। और इसके साथ में ये सरकार प्राइवेट कंपनियों को, इस फंड को प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है। इस फंड के रखरखाव के लिए प्राइवेट कंपनियों को लगाना चाहती है। उसका रास्ता बनाने के लिए भी ये अधिकार सरकार ने लिया है। और बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आई बीच में, जिसको न्यासी बोर्ड जो था उसके अंदर जब जो श्रमिकों के प्रतिनिधि थे उन्होंने जोरदार विरोध किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। मगर इस कोड को लागू होने के बाद अब जो न्यासी बोर्ड है उसका अधिकार कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और ये धीरे धीरे करके उस बोर्ड के अधिकार को खत्म करेंगे और सरकार का रास्ता खुल जाएगा। अब जो भी योजना सरकार अपने मन से पारित करना चाहती थी, चाहे पेंशन से जुड़ी हो, पीएफ से जुड़ी हो, फंड से जुड़ी हो, अब सरकार बड़ी आसानी से उन योजनाओं को बदल सकती है। इसके लिए ये कोड लाया गया। अब आप समझ पाए होंगे। इस कोड की धारा 20(2) में कारखानों को वित्तीय अन्य परिस्थिति को ध्यान में रख करके ईपीएफ योजना से किसी भी वर्ग को, किसी भी प्रतिष्ठान को छूट दे सकती है। नियोक्ता है वो जो 12% जमा करता है उससे वो बच जाएगा। तो ये सरकार इस योजना को धीरे धीरे लोगों को बाहर कर रही है, सामाजिक जो सुरक्षा है उससे बाहर कर रही है, उसको बेहतर बनाने की जगह उससे बाहर कर रही है। इसको हमको ध्यान रखना है। साथियों, आगे इस कोड की धारा 1(5) में ये लिखा है कि किसी भी प्रतिष्ठान को ईपीएफ की जो योजना है उससे बाहर निकलने में छूट दी जा सकती है यदि नियोक्ता और उसके अधिकांश कर्मचारी इसकी मांग करें तो छूट दी जा सकती है। इसका मतलब क्या है साथियों? आज की तारीख में नियोक्ता को अधिकांश कर्मचारी से ये मनवाना कि पीएफ में हम पैसा जमा नहीं कर सकते, ये बहुत आसान है। इसका अर्थ है साथियों कि बहुत सारे कारखानों से पीएफ, जो ईपीएफ की योजना है उससे ये बहुत सारे कारखाने बाहर हो जाएंगे। तो ये साथियों पीएफ की प्रमुख योजना है। और पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दी सरकार ने, 2003 में की थी अटल बिहारी की सरकार ने। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत परेशान हैं। इस तरीके से जो सामाजिक सुरक्षा है उनको ये खत्म करना चाहते हैं। और नई पेंशन योजना में भी बहुत कम पैसा है और ये नई पेंशन योजना से भी लोगों को बाहर करना चाहते हैं। सरकार इस पूरे मुद्दे से बाहर निकलना चाहती है। तो ये सरकार का नियत है साथियों, जिसको हमको समझने की जरूरत है। अब साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो ईएसआई की जो योजना है वो बहुत ही कल्याणकारी योजना है। दूसरा साथियों, मेडिकल में कर्मचारियों के लिए और कोई योजना नहीं है। और साथ में साथियों, जो कारखानों के अंदर दुर्घटना होती है, यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसको इससे पेंशन मिलती है, उसके बच्चों को, परिवार को, तो उसका एक कवर है, उसके फैमिली की सुरक्षा है। उसके साथ में साथियों, ईएसआई के अंदर यदि आदमी बीमार हो जाता है तो इलाज के साथ में उसको वेतन मिलता है, लंबे समय तक वेतन मिलता है। इलाज के लिए बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी में चाहे जितना पैसा लगे, जहां तक भी इलाज कराना चाहे वो इलाज करा सकता है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। मगर साथियों, इस योजना को बर्बाद कर दिया। और साथ में यह भी ध्यान रखना है साथियों कि ये योजना में सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। ये योजना कर्मचारी का जो पैसा है उसके डिडक्शन से और नियोक्ता जो पैसा देता है उसके डिडक्शन से ये योजना चलती है। इसमें सरकार कोई फंड नहीं देती है। मगर इसके बाद भी ये सरकार इसको धीरे धीरे कमजोर करके इसको खत्म करना चाहती है। सरकार का लक्ष्य है कि ये जो नियोक्ता जो इसमें फंड देता है, जो पहले 4.75% था, अभी इसको घटा दिया है और एक हिस्सा कर्मचारी देता है। तो सरकार का लक्ष्य है कि नियोक्ता जो ये पैसा देता है, धीरे धीरे करके नियोक्ता को इस पैसे जो दे रहा है इससे बाहर करना है। जो भी पैसा दे वो कर्मचारी खुद दे।
नियोक्ता को ना देना पड़े, जबकि बहुत बड़ी संख्या में जो सीटीसी होती है उसके माध्यम से जो नियोक्ता जमा करता है एक्चुअल में वो कर्मचारी का ही पैसा है, कर्मचारी के वेतन का ही पैसा है, ये हमको समझना है। दूसरा साथियों, नियोक्ता का जो 4.75% था उसको घटा करके 3.25% कर दिया और मजदूरों का जो 1.75% था उसको घटा करके 0.75% कर दिया। अब इसका मतलब क्या है साथियों, ये सरकार इस योजना को, अब इसमें बजट कम हो गया तो जो योजना चल रही थी, जो हॉस्पिटल चल रहे थे, जो कर्मचारी थे, वो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार खुद इस पूरी राज्य कर्मचारी बीमा निगम को अपने हाथ से धीरे धीरे करके बर्बाद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। यह सरकार का लक्ष्य है जो हमें साफ साफ दिख रहा है। दूसरा साथियों, इस पूरे बीमा निगम को भ्रष्टाचार ने से बर्बाद कर दिया। इतने अच्छे अस्पताल हैं इसके, इतनी सारी व्यवस्था, मगर इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार, इतनी लापरवाही ये सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि धीरे धीरे करके जनता नाराज हो जाए और जनता, कर्मचारी खुद ही मांग करने लगे कि साहब ईएसआई में हमें पैसा नहीं कटवाना। यह सरकार की साजिश है, इसीलिए सरकार इस साजिश में सफल होती दिख रही है। इस कोर्ट के माध्यम से वो सारे रास्ते खोल रहे हैं जिससे ये सारा धीरे धीरे करके खत्म हो जाए और धीरे धीरे करके प्राइवेट हाथों में, निजी पूंजीपतियों के हाथ में सारी सुविधाएं चली जाए। तो इस बात को साथी हमको समझना है। अब इसके अंदर भी उन्होंने वही किया। इस कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 1(7) के अंदर ये लिखा है कि कोई भी कारखाना है, कोई भी संस्थान है जिसको ईएसआई की जो योजना है इससे सरकार छूट दे सकती है, कोई भी क्षेत्र है उसको घोषित कर सकती है कि इसमें ईएसआई की कटौती नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि सरकार आने वाले समय में बहुत बड़े सेक्टर को पूंजीपतियों के मांग पर ईएसआई से बाहर कर देगी। मगर इसमें साथ ये समझना है कि ईएसआई से बाहर करने के बाद जो मजदूर का दुर्घटना होगा, जो मजदूर बीमार होगा, उसके समय का उसको वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका कोई स्पष्टता इसमें नहीं लिखा है कि जो कारखाने इससे बाहर होंगे तो उसके मजदूरों के लिए नया क्या योजना होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है। उसके मरने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है। उसके बीमारी में इलाज का पैसा कौन देगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। जो ईएसआई से बाहर होंगे जिनको सरकार छूट देगी, और जब बीमार, लंबी बीमारी कर्मचारी को होगी तो समय का वेतन कौन देगा, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है कोर्ट के अंदर। जिन कारखानों को सरकार छूट देगी, जब छूट देने का लिखा है तो छूट देने के अंदर ये जो सामाजिक सुरक्षा इसका भी लिखना था, तो ये कुछ नहीं लिखा है। तो ये सरकार का नियत है जिसको हमको समझना है। उसके साथ में इसमें यह भी जोड़ा गया है कि यदि कोई कारखाना मालिक और वहां के कर्मचारी, अधिकतर कर्मचारी ये मांग करते हैं कि हमको हमारे कारखानों को ईएसआई से बाहर कर दिया जाए, तो सरकार उसको ईएसआई से बाहर कर देगी। अब मैं फिर वही कह रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में जहां स्थायी रोजगार खत्म हो रहा है, सुविधाओं में भ्रष्टाचार है, कर्मचारी परेशान है, तो वहां पे ये सरकार को सहमति बनाना बहुत आसान होगी कि हमको ईएसआई में पैसा नहीं कटवाना है। और कर्मचारियों से पूछेंगे, मगर नियोक्ता तो तैयार बैठा है, क्योंकि नियोक्ता के पास से तो बड़ी राशि जाती है। इसलिए इस कोड में जो ये प्रावधान किया है, इसके माध्यम से धीरे धीरे करके सारे कारखानों को ईएसआई से बाहर कर दिया जाएगा। ये सरकार का लक्ष्य है साथियों, ये सरकार की साजिश है जिसको हमको समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ साथियों एक बात और समझना है, हमारे देश में बड़े लंबे समय से मांग चल रही है, जो स्कीम वर्कर्स हैं, आशा ऊषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मध्याह्न भोजन कर्मी और भी बहुत सारी योजनाओं में काम करने वाले लोग हैं। ये करोड़ों लोग हैं, कई करोड़ कर्मचारी हैं जिनको ये कहा सरकार को कि इनको ईएसआई योजना के दायरे में लाओ, पीएफ की योजना के दायरे में लाओ,
तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। सरकार इसका दायरा बढ़ाने को तैयार नहीं है। यह हमको समझना है साथियों, ये सरकार का नियत है, क्योंकि सरकार का नियत यह है कि उनको धीरे धीरे करके इस पूरी योजना को नष्ट करना है, पूरी योजना को खत्म करना है। इसलिए सरकार इस तरीके के जो जन कल्याण के तरफ बढ़ने की जो रास्ते उसको उस पर नहीं जा रही है। और साथियों, मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि 1990 के बाद से नई आर्थिक नीतियों में ये पूंजीपतियों ने मांग की थी कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी आपको खत्म करनी है। तो ये चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, नरेंद्र मोदी की सरकार आज दौड़ लगा रही है, इन्होंने जो भी सरकारें रही सभी ने इन योजनाओं को कमजोर करने का काम किया। और ईएसआई के अंदर भी अभी जो वर्तमान सुविधाएं हैं उसके अंदर उन्होंने ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके आ गए, वो सरकारी हॉस्पिटलों को बर्बाद कर दिया। अब वो प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो मेडिक्लेम पॉलिसियां देती हैं उस तरीके की योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को खत्म करके जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए बाजार खोलना चाहते हैं कि कर्मचारी अपना मेडिक्लेम पॉलिसी कराएं, अपना खुद पैसा दें और मेडिक्लेम पॉलिसी करा करके इस पूरी योजना में अपने आप को कवर करें। उसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं होगा, कंपनी को कोई लेना देना नहीं होगा, कर्मचारी खुद पैसा जमा करके अपनी योजना ले, और ये योजना नहीं लेता है तो मरे भुगते। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, नियोक्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, घटना दुर्घटना की स्थिति में भी नियोक्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो इन योजनाओं स्कीमों पर ढालना चाहते हैं, ये साथी समझना है। अभी भी बहुत सारे कारखानों में जहां पर ईएसआई नहीं है या जो ईएसआई में कवरेज नहीं है वो मेडिक्लेम पॉलिसी एक लेने के लिए बोलते हैं या फिर कोई एक्सीडेंटल बीमा लेने के लिए बोलते हैं और उसको उसके माध्यम से उस कर्मचारी को कवर करने की बात करते हैं। तो अब ये आ गया है, ये आने वाले समय में मेडिक्लेम पॉलिसी और एक्सीडेंटल बीमा, ये दो ही योजनाएं जो कर्मचारी को खुद लेना पड़ेंगी उसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। और ये सारी कल्याणकारी जो सुविधाएं योजना इनको धीरे धीरे करके नष्ट कर रही है। कर्मचारी के करोड़ों रुपए से बने जितने भी संस्थान हैं उनको धीरे धीरे करके ध्वस्त कर रही है, उनको धीरे धीरे करके बर्बाद कर रही है, खत्म कर रही है। ये साथियों रास्ता ईएसआई का जिसको हमको ध्यान रखना है, वो आने वाले समय में ये चुनौती का सामना हमको करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। अब साथियों हम इसकी बात करते हैं कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में विशिष्ट योजनाएं हैं, विशिष्ट सेक्टरों में, और ये योजनाएं उस सेक्टर के कर्मचारियों ने, मजदूरों ने बड़े लंबे संघर्ष करने के बाद, बहुत सारी कुर्बानी देने के बाद इन योजनाओं को हासिल किया था। और इसमें जैसे उदाहरण के लिए बीड़ी वर्कर्स हैं, बीड़ी वर्कर्स का कोई कारखाना नहीं है, उनकी काम करने की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। तो उनके लिए जो बोर्ड था, कल्याण बोर्ड था, जिसमें एक सेस, एक टैक्स था जो सरकार लगाया था इसमें फैक्ट्रियों के ऊपर, और उस टैक्स के माध्यम से कुछ पैसा इकट्ठा होता था, उस पैसे से एक बोर्ड बना था, उस बोर्ड से इन मजदूरों को कल्याणकारी योजनाएं चलाते थे। तो अब इस कोड के माध्यम से इस बोर्ड को सरकार ने खत्म कर दिया है और खत्म करने की तरफ आगे बढ़ गई है। इसका मतलब है कि सरकार ये सारी कल्याणकारी योजना जो है, जो चल रही थी, उनको मजबूत करने की जगह खत्म करने की तरफ बढ़ गई है। अब जैसे अलग अलग सेक्टर थे, जैसे आयरन का सेक्टर है, माइका माइंस, लाइम स्टोन, मैग्नीज, ये सारे जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के कल्याणकारी बोर्ड थे, कल्याणकारी योजनाएं थी, वो इन पर सेस लगे हुए थे। 2016 में भी इन सारे सेसों को खत्म कर दिया सरकार, और इनकी जितने भी सारी योजनाएं थी उनको धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। तो सरकार इस कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है उससे हट रही है पीछे, वो कल्याणकारी जो योजना है उनको धीरे धीरे करके नष्ट कर रही है। और जो ये सामाजिक सुरक्षा कोड है, ये कोड इन सारी बोर्डों का विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई भी प्रावधान नहीं करता, बस उनको खत्म करने की योजना बना दी, खत्म कर दिया, मगर उसको नया आगे क्या होगा, इनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसका कोई प्रावधान नहीं करता। अब साथियों हम एक और अगला बोर्ड है, वो था भवन निर्माण
जो कर्मकार हैं, भवन निर्माण कर्मकार का मतलब है जो मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मिस्त्री हैं, बेलदार हैं, रेजा हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, पुताई का काम करते हैं, सेंटिंग लगाते हैं, जो पूरा सेक्टर है निर्माण का सेक्टर, जो निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, उस पूरे सेक्टर के लिए बड़े संघर्ष के बाद 1996 में एक एक्ट बना था, एक कल्याणकारी योजना, उसका एक सेस लगाया गया था और उसके बाद से इसका एक बोर्ड बने थे। सेंटर कानून के बाद पूरे अलग अलग राज्यों के वेलफेयर बोर्ड बने थे। भवन एवं अन्य सानिर्माण कर्मकार मंडल मध्य प्रदेश का है। तो इस मंडलों के माध्यम से निर्माण मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा था। अभी सरकार ने क्या किया, इस कोड के माध्यम से इसको रखा, मगर इसके अंदर धीरे धीरे करके इसको कमजोर करने का रास्ता खोल दिया, इसके अंदर भ्रष्टाचार करने का रास्ता खोल दिया, इसके अंदर अलग अलग तरीके से जो फंड है उसका दुरुपयोग करके राजनीतिक उपयोग दुरुपयोग के लिए उसका रास्ता खोल दिया। और ये जो कोड बनाया, इसकी धारा 103 में ये प्रावधान किया कि नियोक्ता, पहले प्रावधान था कि नियोक्ता का कितने का लागत है उसके आधार पर सेस लगता था। अब इसमें प्रावधान कर दिया कि नियोक्ता अपना जो उसका स्वयं आकलन करेगा, स्व आकलन करके इसके अंदर जो सेस है उसकी राशि देगा। तो स्व आकलन करेगा तो कितना आकलन करेगा, कोई भी नियोक्ता या कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है वो तो ये कोशिश करेगा कि कम से कम पैसे जमा करे। तो इसका मतलब है कि यहां से फंड कमजोर होगा, फंड लेने का जो प्रावधान था उसको कमजोर कर दिया, तो फंड को कमजोर कर दिया। फंड कमजोर होगा तो ये पूरी व्यवस्था कमजोर होगी। ऐसे ही सब चीजें खत्म करी उन्होंने। और व्यवस्था कमजोर होगी तो योजनाएं कमजोर होंगी, योजनाएं कमजोर होंगी तो सारी चीजें गड़बड़ होंगी। तो इस तरीके का रास्ता इस कोर्ट के अंदर खोल दिया उन्होंने। दूसरा साथियों, सरकार जो इसका पैसा आ रहा, इसका ऑडिट होना चाहिए, निरीक्षक हैं उनके द्वारा इसका निरीक्षण होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। तो ये सरकार इस फंड से जो पैसा आएगा उसका निरीक्षण कराने के लिए तैयार नहीं है, उसके बारे में चुप है, उसके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखती है कि इस फंड का उपयोग कैसे होगा, इसका निरीक्षण कैसे होगा। ये सब अपना सरकार अपने कंट्रोल में रखना चाहती है ताकि उस फंड का दुरुपयोग कर सके। इस फंड के प्रबंधन के बारे में चुप है वो। जैसे मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है उसके अंदर में शिवराज सिंह चौहान ने मजदूर पंचायतें लगाई थी चुनाव के पहले, पिछले इलेक्शन के पहले। उसमें बोर्ड के अंदर सारे ट्रेड यूनियन के लोग थे, जिसमें सीटू वाले थे, इंटक वाले थे, एटक वाले थे। जब इस यूनियनों ने विरोध किया बोर्ड के अंदर कि भैया ये पैसा मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं का है, आप इसको पंचायत करके अपने राजनीतिक फायदा के लिए, चुनाव के वोट के लिए आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो उस समय से ही सारी यूनियनों को बोर्ड से बाहर कर दिया और उसके बाद से उस बोर्ड के फंड का दुरुपयोग किया, पंचायतें करवाई। तो इस तरीके से फंड का दुरुपयोग, उसके बाद से सारी यूनियनों को बोर्ड से बाहर करके रखा है। आज भी मध्य प्रदेश में जो बोर्ड है इसका निर्माण मजदूर का, उसमें कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, बीएमएस है उनकी जो जेबी यूनियन है। तो इस तरीके का दादागिरी करके इस फंड का दुरुपयोग करना चाहती है। और यह भी कि इस फंड से कल्याणकारी योजनाओं की जगह लैपटॉप खरीदे गए, गाड़ियां खरीदी गई, बहुत सारा दुरुपयोग हुआ फंड का। तो इस फंड को कमजोर करना चाहते हैं, वो फंड का दुरुपयोग करना चाहते हैं। मजदूर के कल्याणकारी योजनाओं में 36 नियम लगा दिए, इतने सारे सिस्टम लगा दिए, भ्रष्टाचार का साम्राज्य कायम कर दिया। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट इस योजना को चढ़ाना चाहते हैं। ये इस तरीके के प्रावधान इसमें किए गए हैं। और साथ ही और भी जो अन्य असंगठित क्षेत्र हैं सब पर चुप है सरकार। और सरकार ने सब में लिख दिया कि जो उपयुक्त सरकारें निर्धारित करेंगी, उपयुक्त सरकारें इसके बारे में विचार करेंगी, वही इसकी योजना बनाएंगी। इस पूरी संहिता में किसी भी योजना के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, पूरी तरीके से ये कोर्ट चुप है। इसी तरीके से एक श्रम कल्याण मंडल है जो कारखाने के मजदूरों का एक सेस कटता है। तो उस वाले बोर्ड के अंदर भी यही हालत है कि उसकी योजनाओं से मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ नहीं है।
और उस योजना के अंदर इतना भ्रष्टाचार है बोर्ड के अंदर, ये सरकार अपने लोगों को, इस बोर्ड के अंदर भी सारे जो मजदूर प्रतिनिधि थे उनको हटा दिया। मतलब 1926 से जो भी हमने अपने देश के अंदर अंग्रेजों के समय में भी जो कल्याणकारी योजनाओं के जो कानून बने थे उनको खत्म कर दिया गया है इस संहिता के माध्यम से। तो ये साजिश है साथियों, जिसको मजदूर वर्ग को, मेहनतकश वर्ग को इस अवधारणा को समझना है। सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार क्या है, सवाल इस बात का है कि सरकार एक राजनीतिक सोच समझ के साथ, एक साजिश के साथ एक दिशा में बढ़ रही है जो बिल्कुल स्पष्ट है। इनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। इनको धीरे धीरे करके मजदूर को, मेहनतकश वर्ग को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से बाहर करना है, उसको कमजोर करना है, उसको लूट के लिए छोड़ना है, उसको मजबूर करना है ताकि उसके पास कोई सुरक्षा ना हो, वो मालिक के सामने गिड़गिड़ाए। इसके कारण से कम पैसे में काम करने को मजबूर हो, कि मजबूरी में काम, ज्यादा से ज्यादा घंटा काम करे, उसको डर लगे कि नौकरी से निकल जाएगा तो भूखा मर जाएगा। मजदूर को गुलाम बनाना चाहते हैं। साथियों, संघर्ष ही विकल्प है। हमको लड़ना पड़ेगा, डरने का, घबराने का जरूरत नहीं है। हमको मानसिकता बनाना, हमको संघर्ष करना, हमको लड़ना है, आगे लड़ना पड़ेगा, तभी हम इन योजनाओं को दोबारा लागू करा पाएंगे, नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया। सब लोग एकजुट हों, हमारे अंदर बहुत ताकत है। वोट का राजनीति, लोकतंत्र है, और वोट, सबसे ज्यादा वोट का ताकत मजदूर के पास है, कर्मचारी के पास है, असंगठित क्षेत्र में गरीब के पास है। तो सबको हमको पहचानना है, वोट की ताकत को पहचानना है, एकजुट होना है। और ऐसी जो सरकार है, ऐसी जो पार्टियां जो हमको, हमारी जिंदगी को खत्म कर रही है, हमारे बच्चों की, आने वाली नस्लों की जिंदगी को खत्म कर रही है, ऐसे पार्टियों का विरोध करना है, इनको वोट नहीं करना है। जो राजनीतिक रूप से समाजवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो मजदूर किसान का राज कायम करने की बात करें, जो मजदूर किसान की राज सत्ता कायम करने की बात करें, उन ताकतों को मजबूत करना है। जो हमारे देश के अंदर लाल झंडे के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट संगठन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, समझेंगे। तो अब मैं साथियों इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करवाने में सहयोग करें, ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। और साथियों, हमारे जो चैनल, उसकी प्ले लिस्ट पर विजिट करें, उसमें बहुत सारे फोल्डर है, उसमें जन विरोधी नीतियों का भी फोल्डर है, उसमें किसान आंदोलन का फोल्डर है, उसमें एक दर्शन सीरीज का फोल्डर है, उसमें गुलामी का फोल्डर है, बैंक घोटाले का फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर हैं। तो वहां पे जाएं, आप विजिट करें, उसके वीडियो को सुने, और जो भी अच्छा लगता है उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। दूसरा निवेदन है साथियों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर से, उसको दबा दें, और फिर एक घंटी आएगी तो ऊपर वाला जो हिस्सा है घंटी को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसको सुन सको, सुनने के बाद फिर उसको शेयर करवा सको। तो ये साथियों जिम्मेदारी जो मैंने आपकी दी है, आप इसको जिम्मेदारी लेंगे, सहयोग करेंगे, शेयर करवाने में सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।